हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शिवा त्यागी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जय भारत नर्सिंग एकेडमी पर। कल हमने बात करी थी डायबिटीज मेलाइटिस के पार्ट फर्स्ट के बारे में, जिसमें कि हमने डिस्कशन किया था डेफिनेशन, कॉजेज एंड टाइप्स को, एंड उसके साथ साथ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस को भी हमने कल डिस्कस किया था। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आज हम बात करेंगे डायबिटीज मेलाइटिस के पार्ट सेकंड के बारे में, जिसमें कि हम डिस्कशन करेंगे साइन एंड सिम्टम्स, एंड उसके साथ साथ डायबिटीज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। तो बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। इसमें जो तीन मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस मिलते हैं, जो कि कॉमन है और मिलते ही मिलते हैं, वो हैं 3P साइंस। 3P मतलब जो तीन साइंस हैं। फर्स्ट में है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया मतलब पेशेंट का जो यूरिनेशन है वो यूरिनेशन टाइम बढ़ जाता है, यूरिन ज़्यादा पास आउट करने लगता है पेशेंट। सेकंड वन इज द पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया मतलब जो पेशेंट की जो थ्रस्ट होती है, प्यास, पेशेंट को प्यास ज़्यादा लगने लगती है। नॉर्मल सी बात है, अगर प्यास ज़्यादा लगेगी तो यूरिन जो है ज़्यादा आउट हो रहा है बॉडी से, नॉर्मल से फ्लूइड बाहर हो रहा है, फ्लूइड अगर बॉडी से आउट जा रहा है तो उस कंडीशन प्यास ज़्यादा लगेगी ही लगेगी। ठीक है। तो और तीसरा है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया मतलब हंगर। पेशेंट की हंगर जो भूख है वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और हंगर क्यों बढ़ेगी? पेशेंट के अंदर जो ग्लूकोज तो है, मतलब एनर्जी का जो मेन जो ग्लूकोज है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है वो तो है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंसुलिन। ठीक है। तो उस वजह से पॉलीफेजिया है, एनर्जी बॉडी को मिल नहीं रही है, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो एनर्जी बॉडी डिमांड करेगी, और डिमांड करेगी तो उस कंडीशन में हंगर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं हम अदर साइंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। इसमें फर्स्ट आता है फैटिग। फैटिग मतलब एक तरह से कह सकते हैं वीकनेस कह सकते हैं, पेशेंट को वीकनेस सी हो जाती है। और नॉर्मल सी बात है, पेशेंट में एनर्जी नहीं है, ग्लूकोज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसे फैटिग कंडीशन हो जाएगी। देन वेट लॉस। वेट लॉस कैसे होगा पेशेंट को? अब ये चीज़ सोचने वाली है, जैसे मान लो पेशेंट का इंसुलिन है वो बॉडी में प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होगा अच्छे से, बॉडी ग्लूकोज को यूज नहीं करेगी। अब यूज नहीं करेगी तो उस कंडीशन में पेशेंट की जो बॉडी है वो एनर्जी डिमांड करेगी। ठीक है। अगर एनर्जी उसे नहीं मिल रही तो उस कंडीशन का वेट लॉस हो जाएगा। देन थर्ड वन इज द वुंड हील स्लोली। तो पेशेंट का कोई भी घाव हो जाता है या फिर कोई भी छोटी मोटी चोट लग जाती है तो उस कंडीशन में उसकी जो है जो वुंड है वो हील थोड़े कम होंगे। ठीक है। क्यों होंगे? अब जैसे मान लो ये आपका हैंड है, ठीक है, और यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स आ रही है, ब्लड वेसल्स हैं इसमें। ठीक है। अब ब्लड में जो अगर ग्लूकोज है वो अगर ज़्यादा है तो वो ब्लड वेसल्स को रप्चर करने लगता है। क्या करने लगता है? रप्चर करने लगता है, डैमेज करने लगता है। नॉर्मल सी बात है, अगर जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर होंगी तो उसमें जैसे कि क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं एंड न्यूट्रिशन, प्रॉपर ऑक्सीजन है, उसकी प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी। सप्लाई नहीं होगी तो कोई भी अगर घाव हो रहा है, वुंड हो रहा है, वो अच्छी तरह से हील नहीं होगा, जल्दी हील नहीं होगा, स्लोली हील होगा वो। ठीक है। अब आते हैं ड्राई स्किन। ड्राई स्किन क्यों होगी? डिहाइड्रेशन की वजह से। इसकी वजह से डिहाइड्रेशन की वजह से। और डिहाइड्रेशन क्यों हो रहा है? बॉडी में यूरिनेशन है वो ज़्यादा हो रहा है, बॉडी में से फ्लूइड जो है ज़्यादा बाहर जा रहा है। ठीक है। तो उस कंडीशन में डिहाइड्रेशन कॉज हो जाएगा। ठीक है। और डिहाइड्रेशन होने के साथ साथ अगर डिहाइड्रेशन होगा तो उस वजह से ड्राई स्किन भी हो जाएगी, जो पेशेंट की स्किन है वो ड्राई फील करेगी। अब बात करते हैं नंबनेस और टिंगलिंग के बारे में। नंबनेस और टिंगलिंग सेंसेशन पेशेंट को फील होगी, वो क्यों होगी? हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि जो पेशेंट है उसमें न्यूरोजेनिक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। कौन सी? न्यूरोजेनिक कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें कि जो नर्व्स हैं उनका डैमेज होता है या फिर जो न्यूरॉन्स हैं प्रॉपर फंक्शन नहीं करते। अब न्यूरॉन्स प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे तो नंबनेस और टिंगलिंग जो सेंसेशन है फील होंगे। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन। पेशेंट है उसको फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन होगा, वो क्या होगा? जैसे मान लो उसका कोई वुंड हो गया, ठीक है, तो वुंड प्रॉपर हील नहीं हो रहा, स्लोली हील हो रहा है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरसेस, उनको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल सकता है वहाँ पे, या फिर फेवरेबल रूट मिल सकता है बॉडी में एंट्री करने के लिए, तो जल्दी से एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के साथ साथ इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं वो, जैसे कॉमन कोल्ड वगैरह हो गया, फीवर, ये सब कुछ उसे आसानी से कॉज हो सकते हैं। ठीक है। एंड देन सडन विजन चेंजेस। विजन चेंजेस क्यों होंगे? पेशेंट की देखने की क्षमता है, जो विजन है उसमें चेंज क्यों होंगे? जैसे मान लो पेशेंट की जो आई सेल्स हैं उनको अगर प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही है और ये फैटिग भी हो रहा है, देखिए ये फैटिग, और फैटिग वाली कंडीशन में पेशेंट को हो सकता है तो विजन चेंजेस कॉज हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। अगर पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस है
तो उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है डायबिटीज मेलाइटस। फर्स्ट वन इज द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। क्या? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि ब्लड में कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं? कीटोन बॉडी ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। और कीटोन बॉडी कहाँ से आती हैं? जैसे मान लो बॉडी में ग्लूकोज तो है, लेकिन ग्लूकोज को सेल्स प्रॉपर यूज नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, तो अनसेंसिटिव हो गई है ग्लूकोज के लिए। तो उस कंडीशन में जो बॉडी है वो तो रिक्वायरमेंट करेगी एनर्जी की। जो बॉडी है वो ब्रेन को मैसेज करेगी कि हमारे लिए एनर्जी की डिमांड है और एनर्जी की व्यवस्था करो। तो जो ब्रेन है वो फिर लीवर को मैसेज सेंड करेगा मोटर फंक्शन के द्वारा कि एनर्जी का फॉर्मेशन करो, या फिर कह सकते हैं ग्लूकोज को यूज करके, या फिर कहीं से भी एनर्जी का यूज करो। ग्लूकोज का यूज तो होगा नहीं, नॉर्मल सी बात है। लीवर का फैट का यूज करके जो है एनर्जी का यूज करेगा। अगर फैट का ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होने लगता है तो उस कंडीशन में कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होने लगता है। किसका? कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होने लगता है। बात करते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या है? जो ग्लूकोज होता है वो नॉर्मल से होता है, ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, और डैमेज करेगा तो ब्लड वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन भी आएंगे, ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे तो हाइपरटेंशन की कंडीशन कॉज करेगा। और हाइपरटेंशन कॉज करेगा तो उस वजह से जो रेटिना होता है, जैसे मान लो ये आई है, ठीक है, आई में, ठीक है, ये है रेटिना, ठीक है, और रेटिना ये ब्लड वेसल्स है, और हाइपरटेंशन की वजह से ये हो जाएंगी रप्चर। क्या हो जाएंगी? ये रप्चर हो जाएंगी, ठीक है। और रप्चर होने की वजह से यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन कॉज होगी, हो सकता है उसके ब्लड विजन हो, अच्छे से विजन नहीं हो, विजन चेंजेस हो सकते हैं। तो ये कंडीशन है रेटिनोपैथी। इसमें जो ब्लड है तो विट्रस ह्यूमर में कलेक्ट होने लगता है, जिससे कि हो सकता है लॉन्ग टर्म तक अगर ये चलता है तो उस कंडीशन में पेशेंट को विजन लॉस भी हो सकता है। देन बात करते हैं नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी में यही सेम है कि अगर जो ऐसी कोई ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि किडनी को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, हाइपरटेंशन की वजह से उनमें रप्चर होता है और नेफ्रोपैथी की कंडीशन कॉज हो जाती है। अब बात करते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट भी सेम है। हाइपरटेंशन की वजह से जो इंटरनल ईयर में, जो इनर ईयर है, उसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनका रप्चर होना, उसका रप्चर होने की वजह से जो सेंसेशन होते हैं वो प्रॉपर ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते, और ब्रेन तक नहीं पहुंचेंगे तो हियरिंग लॉस तो होगा ही होगा। हियरिंग लॉस हो सकता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकता है, ये सारे कंडीशन हो सकते हैं। ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या है? ग्लूकोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि आईओपी, क्या? आईओपी 23 mmHg, है ना। ग्लूकोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि जो इंट्रा ओकुलर प्रेशर आईओपी 23 mmHg से ज़्यादा हो जाता है। इसमें नॉर्मल से होता है हाइपरटेंशन की कंडीशन है। हाइपरटेंशन की वजह से जो आईओपी है वो इंक्रीज होगा और ग्लूकोमा की कंडीशन कॉज हो जाएगी, और अनट्रीटेड होने की वजह से ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है। हम साइंस सिम्टम्स के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, मतलब किस किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं या फिर कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस कॉज हो चुकी है, मतलब पेशेंट में डायबिटीज मेलाइटस ऑलरेडी हो चुकी है। ये चीज़ कैसे पता लगा सकते हैं? फर्स्ट वन है हिस्ट्री कलेक्शन। पेशेंट की पूरी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पास्ट में उसका डाइटरी पैटर्न क्या था, क्या खाया है, क्या है, उसका पूरी हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री वगैरह सब कुछ कलेक्ट करेंगे हम, कि पेशेंट की जो हिस्ट्री क्या है वो सारे कलेक्ट करेंगे। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका हेड टू टू पूरा एग्जामिनेशन करेंगे, कोई वुंड तो नहीं है, या फिर पूरा का पूरा हेड टू टू एग्जामिनेशन करेंगे उसका। देन बात करते हैं यूरिन एग्जामिनेशन। पेशेंट का हम यूरिन एग्जामिनेशन भी करेंगे। यूरिन एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे? जैसे पेशेंट की बॉडी में ग्लूकोज तो है, पेशेंट की बॉडी में ग्लूकोज तो है, बट उसका यूज नहीं हो पा रहा है। अब एक्सेसिव ग्लूकोज है, देन वो यूरिन के थ्रू थोड़ा बहुत बाहर भी आएगा, बाहर आएगा तो यूरिन एग्जामिनेशन के थ्रू हम उसे पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज हो चुकी है, ठीक है। एंड देन ब्लड शुगर टेस्ट, पेशेंट के ब्लड के थ्रू ब्लड टेस्ट लेंगे हम, एंड देन हम पता लगाएंगे कि जो पेशेंट के ब्लड में शुगर का लेवल कितना है, उसके बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे या फिर कंफर्म करेंगे कि पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस कॉज हुई है या नहीं है। इसमें भी तीन तरह से जो है ब्लड शुगर टेस्ट हम कर सकते हैं, कंफर्मेटिव टेस्ट हम कर सकते हैं। फर्स्ट वन था रैंडम ब्लड शुगर ग्लूकोज, जैसे कि रैंडम ब्लड ग्लूकोज, ब्लड में रैंडमली जो है कभी भी दिन के किसी भी टाइम, सुबह, मॉर्निंग में, दोपहर में, कभी भी हम ब्लड का सैंपल ले सकते हैं एंड उसे चेक कर सकते हैं कि ब्लड में शुगर का लेवल कितना है। ये जो टेस्ट होता है ये रैंडम ब्लड शुगर होता है। अच्छा आपको बता दूं, जो शुगर की नॉर्मल लेवल होती है वो होती है 90 to
140, कितनी 90 to 140। फास्टिंग वाली कंडीशन होती है 90 एंड खाना खाने के बाद वाली कंडीशन में उसका जो एवरेज रहता है मोस्टली हाईएस्ट रहता है वो होता है 140। ठीक, नॉर्मल कंडीशन में 90 to 140 होता है, बट रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट है इसमें अगर 140 तक है तो ठीक है। अगर 200 के पार जाती है रैंडम ब्लड ग्लूकोज वाले टेस्ट में, उस कंडीशन में अगर ग्लूकोज लेवल है वो 200 से पार जाती है तो ये कंफर्म रहता है कि पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस ऑलरेडी कॉज हो चुकी है। देन बात करते हैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट की। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट में क्या होता है, पेशेंट को ओवरनाइट 1 नाइट के लिए पूरा फास्ट वाली कंडीशन रखा जाता है, फास्टिंग में रखा जाता है, खाना वाना नहीं खिलाया जाता है या फिर वो खाना नहीं खाता है। ठीक है, एंड देन उसका मॉर्निंग में सुबह बिना खाए पिए ब्लड टेस्ट लिया जाता है, ब्लड कलेक्शन किया जा सकता है एंड देन उसका टेस्ट किया जाता है। उस कंडीशन में उसका नॉर्मल जो लेवल आ रहा है 100 तक वो नॉर्मल रहता है एंड अगर 120 तक जा रहा है 125 तक जा रहा है तो उस कंडीशन में प्री डायबिटिक कंडीशन रहती है एंड 126 कितना 126 एंड इससे एबव इससे ऊपर जा रहा है तो उस कंडीशन उस पेशेंट को डायबिटीज ऑलरेडी हो चुकी होती है। देन बात करते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की। इसमें क्या होता है, पेशेंट को 1 नाइट के लिए ओवरनाइट फास्टिंग का वाली कंडीशन रखा जाता है, मॉर्निंग में उसका टेस्ट लिया जाता है एंड टेस्ट लेने के जस्ट बाद उसको खाना वाना खिलाया जाता है। उसके 2 घंटे बाद उसको फिर से ब्लड सैंपल लेना होता है एंड देन उसका टेस्ट करते हैं एंड देन पता करते हैं जो आफ्टर 2 आवर्स जो सैंपल लिया था उसमें अगर 140 तक है उसका लेवल, शुगर लेवल है 140 तो उसको सही है, शुगर जो है डायबिटीज मेलाइटस से कॉज नहीं हुई है। ठीक है, अगर उसका लेवल 140 to 199 है, कितना 140 to 199 तो प्री डायबिटिक कंडीशन होती है और या फिर 200 से ऊपर जा रहा है, कितना 200 से ऊपर जा रहा है तो उस कंडीशन उस पेशेंट को डायबिटीज कॉज हो चुकी होती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। किसकी? ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस की। इसमें हम पेशेंट को 4 तरह से ट्रीट कर सकते हैं। इंसुलिन थेरेपी दे सकते हैं, ओरल ग्लाइसेमिक ड्रग दे सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करा सकते हैं उसे, उसका डाइटरी पैटर्न डाइटरी मॉडिफिकेशंस करा सकते हैं, उसके थ्रू उसको ट्रीट किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज द इंसुलिन थेरेपी। पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी देके ट्रीट कर सकते हैं। टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस में हमने देखा था जो इंसुलिन का या तो सीक्रेशन बंद हो रहा था, ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है, पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से। ठीक है, तो अगर बॉडी में इंसुलिन होगा ही नहीं तो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, तो इसको ट्रीट करने के लिए हम बाहर से इंसुलिन को हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। कौन से रूट के थ्रू? सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू हम इंसुलिन को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं जिससे कि वो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को कंटिन्यूस करे, बढ़ाए एंड बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करे। अब ये रिसेंटली आया है, अभी यूएस में भी तो यूज होने लगा है, जो इंसुलिन थेरेपी है उसको इनहेलेशन के थ्रू दिया जा सकता है। देन बात करते हैं ओरल ग्लाइसेमिक ड्रग का। ओरल ग्लाइसेमिक ड्रग ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को ट्रीट करने के लिए मोस्टली यूज किया जा सकते हैं। इनमें कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि मेटफॉर्मिन हो गया, ठीक है, एंड मिग्लिटोल हो गया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि ओरल ग्लाइसेमिक ड्रग्स के तौर पे यूज किए जा सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को ट्रीट करने के लिए। ये कैसे काम करते हैं? ये बॉडी में जो इंसुलिन है उसके लिए जो बॉडी सेल्स का सेंसेशन है उसको बढ़ा देते हैं, उसको स्टिमुलेट कर देते हैं जिससे कि जो बॉडी में ग्लूकोज है उसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है एंड जो डायबिटीज मेलाइटस है उसको ट्रीट किया जा सकता है। देन बात करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज। और पेशेंट को फिजिकल एक्सरसाइज कराई जाए तो उस कंडीशन में बॉडी सेल्स है, बॉडी पार्ट का सेंसेशन जो अनसेंसेशन हुई थी टाइप 2 में, वही सेंसेशन फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू स्टिमुलेट किया जा सकता है जिसके थ्रू डायबिटीज मेलाइटस को ट्रीट किया जा सकता है। देन बात करते हैं डाइट की। डाइटरी मॉडिफिकेशन के थ्रू भी हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं डायबिटीज को। जैसे इसको ग्लूकोज है या फिर कह सकते हैं जो स्वीट्स वगैरह है इनको नहीं देना होता है, या फिर अगर इमरजेंसी कंडीशन में ले भी रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में स्वीट्स दी जाती हैं। इसको जो साल्ट है, साल्ट रेस्ट्रिक्शन डाइट दी जाती है। कैसी? साल्ट रेस्ट्रिक्शन डाइट दी जाती है, साल्ट ज़्यादा नहीं दिया जाता है। एंड देन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। क्या प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। इसकी जो डाइटरी पैटर्न है उसमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना होता है एंड उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को भी बढ़ाना होता है। कार्बोहाइड्रेट नॉर्मल सी बात है, ग्लूकोज यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, अब यूज नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना होता है, ठीक है। देन बात करते हैं एल्कोहल।
पेशेंट को एल्कोहल नहीं देना होता। क्या नहीं देना होता? एल्कोहल नहीं देना होता। ओके, थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना काफी है। आगे हम मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। आपका अपना शिवा त्यागी।